बैक एवरीवन टू द चैनल सिविल एक्सप्लेन्ड। आज हम सोम के सीरीज में दूसरा लेक्चर लेंगे, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स की। मटेरियल्स क्या हो गया? जो भी हमारे चीज़ें यूज हो रही है, बेसिक सिविल में देखा जाए तो हमारा बीम कॉलम एक तरह का कंपोजिट मटेरियल हो गया। ठीक है, कंपोजिट मटेरियल क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट मटेरियल से मिलके बना हुआ है, वो कंपोजिट मटेरियल है। ठीक है, तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज बात करेंगे। तो उससे रिलेटेड सबसे पहला चीज़ हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस किसी बॉडी पे स्ट्रेस कब आता है? किसी बॉडी पे अगर हम एग्जांपल लें, ये हमारा एक बॉडी है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बीम है, कुछ भी मान लीजिए। इस पे स्ट्रेस कब आएगा? इस पे स्ट्रेस तब तक नहीं आएगा जब तक हम इस पे कोई लोड नहीं करते। ये लोड, ठीक है। अब ये लोड क्या चीज है? लोड कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या करेगा, इस बॉडी को डिफॉर्म करने का कोशिश करेगा। क्या करने का कोशिश करेगा? डिफॉर्म। ठीक है, ये लोड एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इस बॉडी को डिफॉर्म करना चाहेगा। ठीक है, तो हम एज ए सिविल इंजीनियर या कोई भी डिजाइनर ये नहीं चाहेगा कि हमारा बॉडी डिफॉर्म हो। ठीक है, तो हम इसका डिजाइनिंग करते हैं सिविल में। तो ऐसा डिजाइन करते हैं इस स्ट्रेस को लेकर के, इस लोड को लेकर के, कि ये जो बॉडी है डिफॉर्म ना हो। ठीक है, तो पहले इंटरनल बात जान ले इस बॉडी का, तब तो हम डिजाइनिंग पार्ट पे जाएंगे। तो इसलिए सोम में हम ऐसे जानते हैं कि बॉडी के ऊपर जो डिफॉर्मेशन का स्टडी करते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया कि इस पे पहले एक लोड दिया। ठीक है, टेंसाइल ले लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा समझाने के बेसिस पे टेंसाइल ले रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा इजी है समझने के लिए। ठीक है, अब कल मैंने पढ़ाया था फोर्सेस, वैसे ही सेम लोड भी हुई है कि अगर किसी बॉडी पे, ठीक है, अगर बाहर की ओर लग रहा है, ये इसे टेंड कर रहा है पुल करने का, इसे हम टेंशन फोर्स कहते हैं या टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। इस टेंशन के कारण जो भी स्ट्रेस आता है उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। वैसे ही अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये कंप्रेशन दे रहा है, लेंथ इसकी विड्थ को घटा रहा है, ये हो गया कंप्रेशन। और इसके कारण जो स्ट्रेस आया कंप्रेशन स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ ना कि अगर इस बॉडी को हम देखें, ये एक दूसरा बॉडी है, ठीक है, इसका सेंट्रल एक्सिस ये हुआ। ठीक है, जो मैंने कल एक्सिस बोला था, इसे हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी कहते हैं। और जैसे जान ही रहे हैं कि इसके अलावा जितने भी एक्सिस होते हैं वो ट्रांसवर्स कहलाता है। ठीक है, अब अगर इस एक्सिस से हमारा फोर्स किसी डिफरेंट इसेंट्रिसिटी पे लगे, मतलब कि ये हमारे दोनों फोर्स के बीच में कोई ई डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, इस कारण से क्या होगा कि ये अपर पार्ट जो है ना टेंड करेगा इस तरफ मूव करने का। ठीक है, लोअर पार्ट इस तरफ मूव करने का। ठीक है, बेसिकली देखें ये जंक्शन पे इसके आसपास कहीं ऐसा होगा कि इसके जो सतह है, इस बॉडी के जो पार्टिकल्स है, वो कोई आपस में स्लाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्लाइडिंग के कारण ये जो इफेक्ट हो रहा है ना, इसे हम कहते हैं शियर इफेक्ट। और इन्हीं दो फोर्स को हम कहते हैं शियर फोर्स। ठीक है, इसके कारण जो हमारा स्ट्रेस आता है वो हो गया शियर स्ट्रेस।
ठीक है, इतना हो गया। अब क्या हुआ, ये शियर स्ट्रेस तो आ गया। अब तो ये तो अभी मैंने देख लिया 3 कारण बेसिक। अब क्या होगा, यही फोर्स अगर अपर डायरेक्शन में, ये सेम बॉडी है, ठीक है, ये सेम बॉडी है, इस पे ये सेम फोर्स अपर ऐसे काम कर रहा है, ये इधर से ऐसे काम कर रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो अब क्या होगा ना कि ये देखा जाए तो ये क्या होगा कि कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन किसी भी तरह से दे सकता है ये, ओके। तो ये हो गया हमारा लोड, ठीक है। सिमिलरली कुछ फोर्सेस के कारण क्या हो सकता है कि रोटेशन क्रिएट हो जाए, ठीक है। एक्सियल रोटेशन हुआ तो बताया था कल, टॉर्जन कहते हैं, कपल के कारण जो आ रहा था वो टॉर्जन। तो इसको हम टॉर्जन के कारण जो आता है उसे हम टॉर्जनल स्ट्रेस कह देते हैं, ठीक है। टॉर्जनल स्ट्रेस कह देते हैं। मोमेंट के कारण जो आता है उसको बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। जो स्ट्रेस मोमेंट के कारण आ रहा है उसे हम कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ तक ये बातें क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई कि टेंशन के कारण जो भी हमारा स्ट्रेस आएगा उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस कह देंगे, कंप्रेशन के कारण जो आएगा उसे हम कंप्रेशन स्ट्रेस कह देंगे, या नॉर्मल एक्सियल स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर जब हमारा शियर इफेक्ट आ रहा हो, शियर फोर्स लग रहा हो, तो उसे हम शियर स्ट्रेस कहते हैं। टॉर्जन के कारण जो स्ट्रेस आ रहा होगा उसे टॉर्जनल स्ट्रेस कहेंगे। मोमेंट के कारण जो आ रहा होगा उसे हम बेंडिंग स्ट्रेस कहेंगे। तो आगे से ये सारे नाम कहीं भी यूज हो तो आपको सीधा स्ट्राइक होना चाहिए कि किस इफेक्ट के कारण वो क्या कहला रहा है, ठीक है। ये होने के बाद तो हम कहाँ थे, स्ट्रेस के ऊपर। अब जैसे ही हम इस पे टेंशन दिए, ठीक है, क्या होगा कि अगर ये स्पेस लेंगे ए बी पॉइंट, ठीक है, तो जैसे ही हमने ये लोड दिया पी कह देते हैं, ठीक है। तो ये पी देते ही क्या होगा कि ये प्लेन इधर, ये प्लेन इधर भागेगा, ठीक है। मतलब ए और बी के बीच की डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो क्या होता है ना कि अगर इसे हम अलग अलग देखें तो ये हमारा एक पार्ट हो गया और ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया इसका, ठीक है। मतलब क्रैक होकर ये हमारा पी फोर्स, ये भी हमारा पी फोर्स। अब देखिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट खुद भी नहीं चाहता कि हम डिफ्लेक्ट होकर के, डिफॉर्म होकर के क्रैक हो जाए हमारे अंदर। तो ये ऑब्जेक्ट के एक एक पार्टिकल्स हर जगह के पार्टिकल्स एक फोर्स लगाता है, जस्ट जो फोर्स हमने लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? ताकि वो पुल करके इसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में रख सके। बताया था कि जितना भी फोर्सेस होगा, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में हो, चाहे वाई डायरेक्शन में हो, चाहे डायरेक्ट डायरेक्शन में हो, वो जीरो होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। तो इसी चीज को वो कोशिश करता है कि मेंटेन कर सके, ठीक है। तो ये सिमिलरली हर एक पार्टिकल लगाएगा इधर का फोर्स, ठीक है। अब क्या होगा कि हम जैसे जानते हैं कि समेशन ऑफ फोर्सेस ये इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। एक्स डायरेक्शन में तो एक्स डायरेक्शन में ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये पी फोर्स, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस ये सबका समीशन ऑफ, ये अगर हम कह दें कि ये जो सिंगल फोर्स है ये डेल्टा एफ फोर्स दे रहा है, ठीक है। समीशन ऑफ डेल्टा एफ ये बराबर 0 होगा, ठीक है। तो अब क्या है ना कि समीशन ऑफ एफ मतलब ये सारे का समीशन, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट आ रहा है ये कैसे आ रहा है, ठीक है। अब इस बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये इफेक्ट ऐसे आ रहा है कि
ये पी फोर्स इसे हर एक पार्टिकल्स को अलग करना चाह रहा है। हर एक पार्टिकल्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, ये जानते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि हम अलग ना हो, वो आपस में एक फोर्स लगा दें, ठीक है। अब ये फोर्स हम कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है। याद रखिएगा ये हमने कैलकुलेशन के लिए माना है, एक्चुअल में ये यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए एक प्रिंसिपल भी है जिसे हम कहते हैं सेंट वेनेट प्रिंसिपल। सेंट वेनेट प्रिंसिपल, ठीक है। ये सेंट वेनेट प्रिंसिपल क्या था ना, कि ये एक थ्योरी है जिसमें कहा गया है कि अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर हमने ऐसे फोर्स लगाया, ओके, पी फोर्स, तो अगर इसका हम डिफरेंस सेक्शन लिया जाए, ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 1 2 और 3, ये 3 सेक्शन लिया हमने, ठीक है। इन 3 सेक्शन पे जब हम स्ट्रेस देखेंगे तो क्या होगा ना, आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ये इसका विड्थ है, ये विड्थ हम मान रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इस सेंटर पे आपको पता है स्ट्रेस ज्यादा आएगी, दिख रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे ये डिस्टेंस पे जाएगा इसके स्ट्रेस की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करता है ना कि एक पैराबोलिक शेप बनाता है, ठीक है। जब हम सेकंड लेयर पे आएंगे तो क्या होगा, सेम विथ, इस बार जो ये पाराबोला का डेप्थ है वो कम हो जाएगा, मतलब हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे हमारे डेप्थ घटती जाएगी, मतलब स्ट्रेस कम होता जाएगा, मे भी लास्ट में जाके ये कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। तो अब जो हम ये कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, ये हम कैसे लेके चल रहे हैं कि ये जो है ना कांस्टेंट फोर्सेस जो लेके चल रहे हैं, ये हम मानते हैं कि ये स्ट्रेस है जो कि एवरेज स्ट्रेस है, ठीक है। अब ये एवरेज स्ट्रेस क्या है, तो ये जो एवरेज स्ट्रेस ले रहे हैं ये हम कांस्टेंट फॉर्म में लेते हैं। कैसे, ये एवरेज स्ट्रेस, जैसे अगर हम मान लें कि एक क्लास है, ठीक है, क्लास है उसमें करीबन 40 बच्चे हैं, ठीक है, सबकी हाइट अलग अलग होगी, सही बात है। लेकिन जब हम देखेंगे कि अगर हम कहें कि एवरेज स्ट्रेस मतलब एवरेज हाइट क्या है स्टूडेंट क्लास का निकालें, तो हम एवरेज हाइट निकालेंगे, सबके हाइट को लेकर के डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट कर देंगे, ठीक है। वो निकलने के बाद जो हमारे पास आएगा वैल्यू, वो हम एवरेज जो होगा वो सारे स्टूडेंट के लिए लागू होगा, सारे स्टूडेंट का एवरेज हाइट हमेशा सेम रहेगा। तो उसी चीज को हम लेते हुए ये चल रहे हैं कि हम कैलकुलेशन के लिए एवरेज स्ट्रेस का यूज करेंगे जो कि यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। ये जो यूनिफॉर्म वाली बात हो गई, तो हमने क्या किया कि इसका कैलकुलेशन जो होता वो डिफिकल्ट होता, क्योंकि हर पार्टिकल कितना स्ट्रेस देगा वो नहीं पता है, ठीक है। तो हमने क्या किया ना, सिंपल सा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और फोर्स को डिवाइड कर दिया। तो अब इस चीज को हमने इजी करने के लिए फिर क्या कर दिया ना, कि जो हमारा स्ट्रेस है इसको हमने कह दिया रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रेस होता है वो होता है रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया हम जनरल भाषा में कह देते हैं, लेकिन वो होता है रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। मतलब ये जो टोटल फोर्स है वो कितना रेजिस्ट कर रहा है। तो वही जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लेते हैं ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो क्या हो गया, ये P मतलब समीशन ऑफ F इक्वल्स टू 0 लेते हैं हम नेक्स्ट डायरेक्शन में जब, तो क्या होता है कि ये सेम P, ठीक है, एक माइनस जो ये हमारा रेजिस्टिंग फोर्स है, इसको हम मान लिए F कर दिया, ठीक है, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चला कि P जो है ना हमारा इक्वल है F के, ठीक है। ये हमें कब पता चला, जब हमने इसका एवरेज किया, ठीक है। तो हम कह दिए F के बराबर है,
इसीलिए एक्चुअल में तो ये होना चाहिए रेस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन हम जनरल टर्म में से, क्योंकि एफ जो है पी के इक्वल है, तो इसे हम जनरल टर्म में कह देते हैं पी अपॉन एरिया। ठीक है, अब आती है ये एरिया की बात कि आखिर एरिया हम कौन सा लेंगे। तो वो डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है अभी देखते हैं। स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं P अपॉन ए, रेस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब ये रेस्टिंग फोर्स को हम लेते हैं, मतलब P इक्वल्स टू एफ लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या होगा ना, कंडीशन चेंज हो जाएगा। कैसे? हर जगह पर कैसे कि ये P कैसे एक्ट कर रहा होगा। हो सकता है ये P मोमेंट के फॉर्म में एक्ट कर रहा हो सकता है ये टॉर्जन के फॉर्म में एक्ट कर रहा हो, और हमारा जो प्लेन हो वो किसी और एंगल पे हो, तो ये F की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। तो ये जो P है ना और ये A है, इसे हम वाइजली चूज करते हैं। कैसे? तो पहले उसके लिए देखते हैं कि आखिर ये चेंज कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस है ना, ये ब्रॉडली हमारा दो कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कौन कौन सा? एक होता है हमारा नॉर्मल, एक होता है टेंजेंशियल। ठीक है, ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। अब इन दोनों को भी दो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, डिवाइड तो क्या किया गया है, अकॉर्डिंग टू फोर्स, कि इस पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड हो गया। कैसे? एक होता है हमारा डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस ये क्यों आता है? एक्सियल फोर्सेस के कारण। एक्सियल फोर्सेस कौन कौन से हो गए हमारे? टेंशन, कंप्रेशन। ठीक है, दूसरा होता है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है ये क्यों आ रहा है? बेंडिंग मोमेंट के कारण। ठीक है, नॉर्मल में ये दो आ गया, टेंजेंशियल में टेंजेंट पे एक्ट कर रहा है, ये क्यों आएगा? दो कारण होंगे, एक तो हो जाएगा हमारा शियर फोर्स के कारण, एक हो जाएगा हमारा टॉर्क के कारण, टॉर्जन कह लो, टॉर्क कह लो। ठीक है, इन दो के कारण से आएगा। ठीक है, इसके कारण जो आया उसे हम कहते हैं शियर स्ट्रेस। और जो टॉर्क के कारण आया टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, नाम तो मैंने पहले बता दिया था, ये इसके क्लासिफिकेशन हो गए। अब जो मेन टॉपिक है ना वो है ये नॉर्मल और ये टेंजेंशियल। ये दो चीजें हैं जो ये P और A का वैल्यू डिसाइड करते हैं। कैसे करते हैं भैया? तो देखिए, अब क्या होता है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट लें, ठीक है, इस पे एक P फोर्स लग रहा है मेरा, टेंशन। याद रखिएगा साइन कन्वेंशन में जो हमारा टेंशन का फोर्स होता है इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और जो कंप्रेशन का फोर्स होता है उसको निगेटिव लेते हैं जनरली। ठीक है, जनरली क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उल्टा भी ले लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम जगह पे पॉजिटिव। ये समझ लीजिए 80-20 का केस है। ठीक है, ये लेके चलते हैं। तो ये मेरा हो गया P फोर्स। ठीक है, अब हमें जो स्ट्रेस निकालना है ना वो किसी भी प्लेन पे हो सकता है, सीधा प्लेन पे, खड़ा प्लेन पे। तो हम एक बार के लिए सोच लेते हैं ये तिरछा प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन को हम कहते हैं ऑब्लिक प्लेन। ठीक है, ऑब्लिक प्लेन। और जो ये एंगल, सपोज यहाँ थीटा है, ये जो एंगल इसके लोकेशन को बताता है उसे हम कहते हैं ऑब्लिसिटी। क्या कहते हैं? ऑब्लिसिटी। ठीक है, अब ये जब हो गया तो हम क्या करते हैं ना कि इस केस में बस
इतना पोर्शन लेता है, ठीक है। अब क्या होता है ना, ये जो नॉर्मल और ये जो टेंजेंशियल है, ये क्या चीज है, ठीक है। देखिए नॉर्मल, ये प्लेन जिस पे हमको शियर निकालना है, ये प्लेन जिस पे हमको शियर निकालना है, उसके परपेंडिकुलर जो भी हमारा फोर्स होगा वो हो जाता है हमारा नॉर्मल, ठीक है। इसे हम जनरली n से भी नोट कर देते हैं, और ये हमारे इस प्लेन के 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। टेंजेंशियल जितना भी फोर्सेस होगा, कोई सा भी प्लेन गिवन हो, उसके परपेंडिकुलर वाले फोर्स को हम नॉर्मल कहेंगे, ठीक है। टेंजेंशियल किसको कहेंगे, जो इसके साथ इसके अलोंग जा रहा हो फोर्स, ठीक है, इसे हम टेंजेंशियल फोर्स कहेंगे, ओके। अब ये कैसे डिसाइड करेगा उसे, हमारा फोर्स जा रहा था P, ठीक है। ये हमने जो सेक्शन कट किया है ऑब्लिक सेक्शन, जो हमारा एंगल पे हो, ऑब्लिक प्लेन से जो सेक्शन कट होता है उसे हम कहते हैं ऑब्लिक सेक्शन। जो हमारा परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये 90 डिग्री बना रहा हो लेंथ के अलोंग, ठीक है, इस प्लेन को कहते हैं हम क्रॉस सेक्शनल प्लेन, ठीक है। ये बात ध्यान करेगी। तो जो हमारा प्लेन, कोई सा भी प्लेन हो वो, ठीक है, कोई सा भी प्लेन हो, ऑब्लिक प्लेन हो या क्रॉस सेक्शनल प्लेन हो या क्रॉस सेक्शनल सेक्शन कह दिए, उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा होगा वो हमारा नॉर्मल होगा, और जो उसके पैरेलल फोर्स लग रहा होगा, मतलब उसके अलोंग लग रहा होगा, वो हमारा टेंजेंशियल होगा। तो इस केस में अगर देखें कि हमें ये एंगल दे दिया है, इस एंगल पे फोर्स निकाल मतलब स्ट्रेस निकालने को कह दिया, तो आप क्या कीजिएगा, तो इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P, और ये हमारा हो जाएगा P। आपको पहले इससे दिखा देते हैं, ठीक है, कि ये जो अपना ट्रायंगल बन रहा है कोर्स में, ठीक है, कैसे निकालेंगे, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है इस ऑब्लिक प्लेन के कारण, ठीक है। ये हमारा थीटा एंगल है, ये अगर इसका एरिया A डैश है, ये A है, ठीक है। तो अब देखिए ये A डैश क्या होगा, ये डैश बराबर हो जाएगा साइन थीटा होता है हमारा, अच्छा साइन थीटा से पहले कर लेते हैं, साइन थीटा क्या होता है P/h, ठीक है, P/h, P क्या है हमारा A, H क्या है A डैश, तो हमारा A डैश क्या हो जाएगा यहाँ से A साइन थीटा, ठीक है। तो जो इस प्लेन का एरिया है वो हमारा ये P/A में ये जो एरिया होगा ये हो गया A डैश, क्या, जिस प्लेन पे हमें निकालना है उस प्लेन का एरिया। अगर ये स्ट्रेट होता तो इसका हम क्रॉस सेक्शन एरिया लेते जो कि इसके एरिया के बराबर हो जाता, ठीक है। ये हो गई बात। अब उस A डैश का वैल्यू क्या होगा, A साइन थीटा होगा। यहाँ तक हम समझ गए। अब बात आती है कि आखिर ये जो हमारा है P फोर्स, ठीक है, ये जो हमारा नॉर्मल फोर्स है ये किसके बराबर होगा, इसे हम टाउ से कह देते हैं, टेंजेंशियल टाउ कह दिया या T कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो N है ये क्या होगा, और ये जो T है ये क्या होगा। समझ में आ गया होगा कि हमें इस P का कंपोनेंट लेना है, ठीक है। कंपोनेंट लेने के लिए आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ बच्चों को समझाने के लिए बता देते हैं कि ये एक ट्रायंगल बना लिया हमने, ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा हो गया, ठीक है। इससे आपको पता चलता है कि आखिर ये कौन से इस पे है, ठीक है। अगर ये हम N फोर्स लें, ठीक है, ये हमारा P फोर्स हो गया, सही है। P हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है, N/P ये हो गया साइन थीटा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, N बराबर P साइन थीटा। सिमिलरली आपको अगर देखना हो ये T का वैल्यू, तो आप इधर का निकाल लीजिए जो कि cos थीटा के फॉर्म में आएगा, तो हमारा T बराबर हो जाएगा P cos थीटा। ये दो वैल्यू निकल गई। इसका मतलब क्या है, जब हमें टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालना होगा तब हम P का वैल्यू क्या लेंगे, P cos थीटा, और जब हमें नॉर्मल के वैल्यू निकालने होंगे
तो हम ये लेंगे p का वैल्यू p sin थीटा। ठीक है, ये हो गए कि हमारा ऑब्जेक्ट का प्लेन और उसके एरिया कैसे डिसाइड होता है स्ट्रेस निकालने के लिए। ये चीज़ समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं आई हो तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, या फिर मैं ईमेल आईडी लिख देता हूँ, आप उस पर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। मैं फिर से एक इस सेम मतलब इस डिस्क्रिप्शन पे कि ये कैसे हुआ, सिर्फ इसका एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। सिविल विथ राज @gmail.com। ठीक है, आपको कोई क्वेरी हो कुछ भी हो तो इस पे आप मेल कर सकते हैं मुझे, मैं अवेलेबल रहता हूँ। रात के 7 से 8 के टाइम में मैं अवेलेबल रहूँगा आपको रिप्लाई देने के लिए। ठीक है, तो ये होने के बाद ये हमारा हो गया स्ट्रेस का सारी बातें। अब स्ट्रेस की बात होने के बाद ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हो गई। अब एक और चीज आती है, क्या आती है कि न्यूट्रल एक्सिस किसे कहते हैं? क्या चीज? NA, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस मतलब न्यूट्रल मतलब होता है ना उसका उस पे कोई सा भी क्या कहते हैं डिफ्लेक्शन एक्ट नहीं कर रहा है, ये समझ लो। ठीक है, मतलब कि अगर ये एक बॉडी है मेरा, ठीक है, इस पे कहीं से भी कोई फोर्स लग रहा है, अगर यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है हमने, ठीक है, ये क्या होगा, ऐसे बेंड हो जाएगा, कह दिया, ऐसे बेंड हो जाएगा। तो क्या है ना कि हमने ऐसे देख रखा है, यूँ कह लो एज्यूम कर रखा है कि इन हमारा ये पूरा बॉडी क्या है ना कि सिंगल सिंगल फाइबर का बना हुआ है। ठीक है, ये फाइबर्स लगे हुए हैं। तो क्या होगा ना कि इस पूरे बॉडी में क्या हो रहा है, अगर ऊपर वाला पोर्शन देखें, ठीक है, ये होते ही ये टेंशन में आया, नीचे का लेंथ हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, ये नीचे का लेंथ इंक्रीज हो गया। ठीक है, ऊपर का लेंथ देखें तो ये डिक्रीज हो गया। ठीक है, एक्चुअल बीम में हमें नहीं दिखता क्योंकि बहुत कम होता है, mm में होता है डिफ्लेक्शन, तो नहीं होता। तो देखा जाए तो क्या हुआ ना कि हमारा जो ऐसा एक पोर्शन होगा, एक ऐसा फाइबर होगा इस पूरे बॉडी में, एक ऐसा फाइबर होगा, ठीक है, जहां पे ना इंक्रीमेंट हुआ होगा ना डिक्रीमेंट हुआ होगा, ये दोनों में से कोई चीज नहीं होगा। ठीक है, उस फाइबर को हमने नाम दिया न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो इस एक्सिस का फायदा क्या हुआ, ये एक्सिस हमें एक तरह से बताता है कि जहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ मतलब कि जैसे कि अगर हम देखें नीचे वाला पोर्शन इसके कारण क्या हो रहा है, टेंशन में आ रहा है। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन कंप्रेशन में आ रहा है। तो ये लाइन हमें बताता है कि कंप्रेशन और टेंशन कहाँ पे अलग है। ठीक है, अभी आपको इसका रोल नहीं समझ में आ रहा होगा, जब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि आखिर इसका रोल कहाँ पे है। ठीक है, तो इतना करने के बाद ये न्यूट्रल एक्सिस का कॉन्सेप्ट यही था कि न्यूट्रल एक्सिस किसको कहते हैं। तो अब जब हम स्ट्रेस बनाते हैं ना, स्ट्रेस डायग्राम इसका, तो वो क्या होता है ना कि हम देखिए स्ट्रेस डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम एक सिंगल लाइन लेते हैं। ठीक है, वो लाइन और ये न्यूट्रल एक्सिस लेते हैं। ठीक है, वो जो लाइन है ना वो बीम का या तो ये पोर्शन होता है या तो ये पोर्शन होता है, और कुछ नहीं होता। ठीक है, अब हम स्ट्रेस शो करते हैं। ऊपर क्या है हमारा, कंप्रेशन है। ठीक है, कंप्रेशन को हम क्या कहते हैं, निगेटिव। ठीक है, निगेटिव गया। ठीक है, कंप्रेशन को ये आप पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्रेशन जो कि हो गया पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली नीचे का पोर्शन हमारा टेंशन में जो कि हो गया निगेटिव। ठीक है, ये जो लाइन है इसे हम एक्सिस का लाइन मान लेते हैं। अब क्या हो रहा है कि ये जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना,
ये हमारे स्ट्रेस का वैल्यू घटते जाता है। तो ये न्यूट्रल एक्सिस से क्या होता है, स्ट्रेस का वैल्यू 0 होगा। क्यों, ना वहाँ कंप्रेशन आ रहा है ना टेंशन आ रहा है, वो फाइबर एकदम फ्री है। तो जहाँ पे फ्री हो वहाँ स्ट्रेस नहीं आएगा, मतलब जहाँ हमारा डिफॉर्मेशन नहीं होगा वहाँ स्ट्रेस का वैल्यू कभी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा स्ट्रेस होता है उसका मेन ही जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन कह लीजिए, जो मेन फैक्ट है वो ये है कि स्ट्रेस वो चीज़ होता है जो रेजिस्टिंग फोर्स होता है। किस चीज़ का, जब हम किसी फोर्स को लगाते हैं वो एक रेजिस्टिंग फोर्स होता है डिफॉर्मेशन के लिए। तो जब न्यूट्रल एक्सिस पे डिफॉर्मेशन ही नहीं है तो वहाँ पे स्ट्रेस आने का सवाल ही नहीं होता। तो इसलिए ये पोर्शन पे हमारा स्ट्रेस क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे जो सिग्मा से हम स्ट्रेस को डिनोट करते हैं, सिग्मा का वैल्यू जो होगा वो होगा मैक्सिमम, ठीक है, टेंशन में, ठीक है, सॉरी कंप्रेशन में। अब वो पॉजिटिव लीजिए नेगेटिव लीजिए आपके मन में। यहाँ पे जो होगा ये भी सिग्मा मैक्सिमम होगा, किसमें, कंप्रेशन में, ठीक है। तो क्या होता है ना कि ये जो फॉर्म है ना, ये जो हमने डायग्राम बनाया है, ये कॉन्सेप्ट आया है प्योर बेंडिंग से। बेंडिंग से, ठीक है। इस प्योर बेंडिंग के लिए, प्योर बेंडिंग का मतलब क्या है कि इस पूरे सब्जेक्ट में जो है ना सिर्फ बेंडिंग आ रहा है, कोई भी शेयर नहीं आ रहा है, ठीक है। सॉरी, इसका मत ठीक है। तो इस प्योर बेंडिंग का मतलब क्या है ना, इस पूरे स्ट्रक्चर में बेंडिंग आ रहा है, कहीं पे शेयर इसके लेंथ के अलोंग कहीं भी शेयर नहीं आ रहा, ठीक है। आपको शेयर देखने मतलब प्योर बेंडिंग का मतलब है कि शेयर नहीं आ रहा है। कैसे, जब हमारा ये सेम, ये जो हमारा डायग्राम बनाया है ये रेक्टेंगल बन जाए, ठीक है, मतलब मोमेंट डायग्राम अगर रेक्टेंगल बन जाए इसका मतलब होता है वहां पे शियर फोर्स का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। शियर फोर्स 0 है मतलब कि सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग हो रहा है, जिसे हम प्योर बेंडिंग कहते हैं, ठीक है। अब ये प्योर बेंडिंग का केस हो गया। प्योर बेंडिंग के लिए हमें जो है ना, प्योर बेंडिंग के लिए इक्वेशन दे दिया है, ठीक है। क्या इक्वेशन है हमारा, m/i इक्वल्स टू E/r इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन y, ठीक है। प्योर बेंडिंग के लिए ये इक्वेशन दिया गया। अब ये इक्वेशन क्या है इसे समझते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हम आ गए किस टॉपिक पे, प्योर बेंडिंग इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन हमें दिया गया है m/i। ये इंपीरियल इक्वेशन है, बहुत सारे मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद साइंटिस्ट ने ये मतलब जो भी रिसर्चर वगैरह हैं उन्होंने ये निकाल के दिया है हमें। तो एज इट इज ये सब जगह वैलिड है, याद रखना है। ओवर आई, m/i इक्वल्स टू E/r सिग्मा अपॉन y, ठीक है। ये हमें इक्वेशन दिया गया, ठीक है। ये इक्वेशन दे दिया। अब इसके डिफरेंट जो टर्म्स हैं वो समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा m, ये क्या है, मोमेंट, ठीक है। मोमेंट जिस बॉडी के लिए हमें कहा जा रहा है प्योर बेंडिंग का इक्वेशन लगाने को, उस बॉडी पे मोमेंट क्या आ रहा है, जानते हैं, फोर्स इनटू जो डिस्टेंस होता है जिस पॉइंट से मोमेंट ले लेता है वो, ठीक है। ये हो गया मोमेंट। दूसरा जो हमारा आई है ना वो है एरिया मोमेंट, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब ये एरिया मोमेंट क्या चीज़ है,
ये आगे बताएंगे। मोमेंट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 3 होते हैं, ठीक है। वो आगे अभी जस्ट आगे अभी समझने के लिए कर लीजिए, ठीक है। आगे बता रहा हूँ, ए आर स्क्वायर होता है, ठीक है। जिसके लिए हम Q/12 जो देखते हैं वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया गया है। जनरल फॉर्मूला ये होता है, इसकी मदद से हम हर डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए और डिफरेंट शेप के लिए डिफरेंट ये निकलता है हमारा, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें जो ए है हमारा, वो ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी बताया था क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट अगर है उसके परपेंडिकुलर प्लेन जो होता है ये एरिया उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन प्लेन का जो एरिया होता है वो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, ठीक है। आर जो होता है ये आर, ये होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है। अब ये रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या चीज़ है इसे समझते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या है ना, कि अगर हम देखें कि हमारा एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है। इसका ये न्यूट्रल एक्सिस है यानी, ठीक है। हम क्या करते हैं ना, हम ये एज्यूम करते हैं कि ये पूरा बॉडी का जो मास है एक सिंगल स्ट्रिप में कन्वर्ट हो गया और वो इस न्यूट्रल एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये स्ट्रिप है जिसमें क्या है, मास कंसंट्रेटेड है, मास कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो अब इस स्ट्रिप का काम क्या था, ठीक है, हमने ये क्यों लिया, ठीक है। तो कहना ये था ना कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सारा मास इस न्यूट्रल एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे है, ठीक है, जहां पे सारा मास कंसंट्रेटेड है, ठीक है। और ये मास जो है इस ऑब्जेक्ट में आने वाले रोटेशन को रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। रोटेशन को रेजिस्ट कर रहा है या फिर बेंडिंग को रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो रोटेशन को रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या है, ये न्यूट्रल एक्सिस से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, ठीक है, उसे हम कहते हैं आर। अब जो ये स्ट्रिप है ना, किसी ने इसे सेंटर में एज्यूम किया और किसी ने कहा कि ये तो पूरे सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर फॉर्म में है और ये आर डिस्टेंस है, इसीलिए इसको रेडियस ऑफ जाइरेशन कहा गया, ठीक है। तो ये था रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब हम आते हैं आगे, क्या है हमारा, ई है। ई है हमारा, ई को कहते हैं हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बने रहिए हमारे साथ, आपको आगे पता चलेगा ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। एक और चीज़ होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी मटेरियल की, ठीक है, पॉइजन रेशियो, ये सारे जब पढ़ाएंगे तो एक साथ इसे भी कवर कर लेंगे। ऐसे जानिए कि ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी है, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब वो रेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है कि क्या होती है, वो जब हम पढ़ाएंगे इलास्टिक के बारे में तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये 1/r है इसे हम कहते हैं कर्वेचर, ठीक है। ये भी आगे कवर हो जाएगा। बेसिकली जान लीजिए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का बोल रहा है कि कर्वेचर क्या है, कर्वेचर क्या है कि जस्ट अगर डिफ्लेक्ट हुआ तो ये कर्वेचर कहलाता है, ये कर्वेचर क्या है, वो 1/r है, ठीक है। और इसका जो रेडियस होता है, ये कर्वेचर का रेडियस क्या है, वो हमारा होता है r, यही होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये r हो गया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बात आती है ये सिग्मा की। ये सिग्मा क्या होता है हमारा, ये होता है स्ट्रेस। इतने देर से जो स्ट्रेस कर रहे हैं वही स्ट्रेस होता है, ठीक है। कौन सा, एवरेज, याद है अभी बताया था एवरेज स्ट्रेस लेते हैं, तो ये एवरेज स्ट्रेस आता है, ठीक है। y क्या है,
y है हमारा डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, न्यूट्रल एक्सिस टू फाइबर का डिस्टेंस है। अब ये न्यूट्रल एक्सिस से फाइबर तक का डिस्टेंस क्या हुआ कि सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका ये हो गया हमारा न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। हमें जो कहा गया ना कि ये प्योर बेंडिंग इक्वेशन हमें लगाना है इस फाइबर के लिए, तो इस न्यूट्रल एक्सिस से इस फाइबर का जो डिस्टेंस होता है वही कहलाता है हमारा y, ठीक है। अगर y मैक्स की बात करेंगे तो वो या तो टॉप की या ये बॉटम लाइन फाइबर की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्योर बेंडिंग इक्वेशन। अब एक और चीज आता है, ये एरिया मोमेंट क्या चीज है ये बताते हैं। सॉरी, देखिए ये जो आई अभी था, ठीक है, ये होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इतना तो हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट होता है। हमारे इक्वेशन में हमने यूज किया था सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जो होता है हमारा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही हम कहते हैं सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब वो क्या होता है, देखिए ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना तीन होते हैं, कौन कौन से, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तीसरा होता है हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये तीन हो गए। आखिर ये है क्या, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो हमारा हुआ रोटेशन या मूवमेंट को अपोज करने का या रेस्ट करने का एक टर्म हुआ, मतलब पैरामीटर हुआ जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि जो रेस्टिंग फोर्स या रेजिस्टेंस है किसी भी मूवमेंट का वो इससे निकलता है। तो मास मोमेंट कब आता है, मास मोमेंट आता है जब हम बात कर रहे होते हैं किस चीज का, एंगुलर रोटेशन का। जब हम एंगुलर रोटेशन का बात कर रहे होते हैं तब हमारा ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज में आता है, ठीक है। ये जो हम एरिया मोमेंट लिए थे ये हम तब लेते हैं जब हमारा बेंडिंग मोमेंट का बात होता है, ठीक है। बेंडिंग का बात आता है मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर बेंड हो रहा है उस वक्त हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है तो हम निकालते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तीसरा होता है हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कब आता है, टॉर्जन के कारण, ट्विस्टिंग के कारण, ट्विस्टिंग। अब ये ट्विस्टिंग और बेंडिंग में अंतर क्या है, ठीक है, बहुत सिंपल सा अंतर है। अगर ये ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, ठीक है, इसे बेंड करना है, हमने क्या किया, ये फोर्स लगाया, ये यूं बेंड हो गया, ये डिफ्लेक्शन हुआ, ये बेंडिंग कहलाता है, ठीक है। ट्विस्टिंग क्या कहलाया, हमने इधर से टॉर्क दिया और इधर से जो है ना या तो फिक्स कर दिया या अपोजिट टॉर्क दिया, ठीक है। हम यहाँ क्या दे रहे थे बेंडिंग के लिए, मोमेंट के कारण बेंडिंग हो रहा था, मोमेंट दे रहे थे ये बेंड हो रहा था, ठीक है। ट्विस्टिंग कब हुआ, जब हम टॉर्जन दे रहे हैं, या तो इसे हम फिक्स कर दिए और इसे टॉर्जन दे रहे हैं तो ये ट्विस्टिंग कर रहा है, ठीक है, या अपोजिट टॉर्जन दे रहे हैं, या फिर दो टॉर्जन दे रहे हैं दोनों साइड मगर एक का वैल्यू ज़्यादा है एक का वैल्यू कम है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं रखते हैं, यहीं तक रखते हैं, और कल जो है हम ये करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ माइल्ड स्टेज वगैरह, और कुछ और डायग्राम्स देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होता है, और स्ट्रेस स्ट्रेन हो ही गया, ठीक है। तो आगे जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे देखते हैं कैसे चलता है हमारा सोम का लेक्चर सारा, इस सीरीज में बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी रिकमेंड कीजिए।
ताकि वो भी आपकी तरफ पर आए। ठीक है, और धन्यवाद, पीस आउट।